हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, यानी कि स्पर्म का निर्माण कैसे होता है, स्पर्म बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे कि स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बात ये यहाँ पे रख के स्पर्म बनने की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। यह है मेल का प्रजनन तंत्र, जिसमें से आप देखिएगा तो यहाँ पे एक टेस्टिस है। अब ये जो टेस्टिस है इसको हम लोग कहते हैं मेल गोनेड। क्या कहते हैं साथियों, इसे कहते हैं हम लोग को मेल गोनेड। अब ये जो मेल गोनेड है इसके अंदर ही बनता है स्पर्म। तो जो टेस्टिस है उसके अंदर किसका निर्माण हुआ, स्पर्म का निर्माण हुआ। एक बात समझिएगा, अब ये जो फॉर्मेशन है स्पर्म का वो टेस्टिस के अंदर हुआ। अब टेस्टिस के अंदर किसमें होता है, तो आप इस बात को समझिए। टेस्टिस के अंदर महीन नलिकाओं का जाल जैसी संरचना होती है या महीन नलिकाएं पाई जाती हैं बहुत अधिक संख्या में, जिन्हें हम लोग कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं दोस्तों, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इसके अंदर कुछ खास प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब उन्हीं कोशिकाओं से क्या होता है, तो स्पर्म का निर्माण होता है। तो हमने यहाँ पे जाना कि स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, तो स्पर्म का निर्माण होता है टेस्टिस के अंदर। और टेस्टिस में कहाँ होता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, यानी कि शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर होता है। तो देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये जो शुक्राणु है ये परिपक्व कहाँ होते हैं, मैच्योर कहाँ होते हैं। तो अगर इनके हम मैच्योर के जगह की बात करें, कहाँ पे इनका मैच्योरेशन होता है, तो वह जगह है एपिडिडाइमिस। अब एक बात समझिएगा, अब ये जो टेस्टिस है इसमें क्या हुआ, स्पर्म बना। अब स्पर्म बन करके वो पहुंचता है एपिडिडाइमिस में। कहाँ पहुंचता है, तो वो पहुंचता है यहां से स्पर्म बना और पहुंच गया यहाँ पे एपिडिडाइमिस में। अब एपिडिडाइमिस में क्या होता है, कुछ देर के लिए ये वहां पे स्टोर किया जाता है, कुछ देर के लिए ही वहां पे स्टोर किया जाता है, परमानेंटली स्टोर नहीं किया जाता है। तब तक स्टोर होता है जब तक वो क्या हो जाए, पूरी तरह मैच्योर नहीं हो जाता है। तो अब समझिएगा एक बात कि यहाँ पे टेस्टिस में स्पर्म बना और कहाँ पहुंच गया, तो एपिडिडाइमिस में, जहां पर वो मैच्योर होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि स्पर्म का जो मैच्योरेशन होता है वो होता है एपिडिडाइमिस में। अब एक बात यहाँ पे रहा, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रक्रिया होती है तो उससे जब अंत में क्या होता है, जब क्लाइमेक्स होते हैं यानी कि अंतिम क्षण होता है, उस वक्त क्या होता है, जो पुरुष है उसके पेनिस से हल्के चिपचिपे पदार्थ निकलते हैं, या कहे तो सफेद रंग का हल्का चिपचिपा पदार्थ निकलता है। अब इस चिपचिपे पदार्थ को क्या आप स्पर्म कहेंगे, तो नहीं, इसे हम स्पर्म नहीं कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं सीमेन। ठीक है। कब बहुत को मानना है कि स्पर्म निकलता है, तो एक्चुअली वैसा नहीं होता है, वो होता है सीमेन। सीमेन के अंदर स्पर्म होता है। अब थोड़ा सा समझिएगा, अब यहाँ पे ये जो सीमेन है इसमें हम देखेंगे कि सीमेन के अंदर कौन कौन से पदार्थ होते हैं, स्पर्म कितनी प्रतिशत होती है, और भी पदार्थ कितने प्रतिशत होते हैं। इसको जानने से पहले आप जान लीजिए कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें महत्वपूर्ण रूप से दो ग्रंथियां होती हैं। एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड और एक होता है सेमाइनल वेसिकल्स, यानी कि एक पुरस्थ ग्रंथि है और एक है शुक्राशय। अब ये पुरस्थ ग्रंथि और ये जो शुक्राशय है दोनों मिलकर के तरल पदार्थ को स्रावित करते हैं। अब उस तरल पदार्थ को हम लोग कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा क्या कहते हैं जी, सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। अब जो सेमाइनल प्लाज्मा है इसकी मात्रा की बात करें तो जिसमें देखिएगा जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसके द्वारा 25 से 30% तरल पदार्थ को स्रावित किया जाता है। अगर हम इसके पीएच वैल्यू की बात करें तो इसके द्वारा जो स्रावित पदार्थ होते हैं उसका पीएच वैल्यू होता है 6.6, यानी कि 6.6 होता है। यानी कि ये एसिडिक नहीं, थोड़ी सी एसिडिक होता है, यानी कि हल्का एसिडिक होता है। फिर थोड़ा सा बात कर लें तो सेमाइनल जो वेसिकल्स है जिसको हम कहते हैं शुक्राशयी द्रव, तो दोस्तों देखिएगा शुक्राशयी द्रव सेमाइनल प्लाज्मा का लगभग 60%, यानी जो सीमेन है उसमें कितना प्रतिशत है जी, 60% होता है, यानी कि ये 60% होता है। अब अगर हम इसके पीएच वैल्यू की बात कर लें कि सेमाइनल जो प्लाज्मा में शुक्राशयी द्रव है, शुक्राशयी पदार्थ है, उसका पीएच मान कितना होता है, साथियों बता दें ये एसिड नहीं होता है, नहीं उदासीन होता है, ये हल्का बेसिक होता है, यानी कि अल्कलाइन होता है। तो इसका जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। और आपको पता भी होगा 7.4 किसका पीएच मान और होता है, तो वो होता है ब्लड का। यानी कि जो सेमाइनल वेसिकल का पीएच मान है, सेमाइनल वेसिकल के तरल पदार्थ का पीएच मान है, उतना ही हमारे ब्लड का भी पीएच मान होता है। अब एक बात समझिए, अब रहा कि टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म बनने में कितना वक्त लगता है। तो दोस्तों देखिएगा, स्पर्म बनने में
जो वक्त लगता है वो बहुत अधिक वक्त लगता है। अब एक बात समझिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्या करते हैं, मास्टरबेशन के शिकार हैं, और क्या करते हैं कि मास्टरबेशन की प्रक्रिया के द्वारा वे स्पर्म यानी कि जो सीमेन है उसको डे बाय डे यानी कि डेली क्या करते हैं, उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो उन्हें ये सूचना प्राप्त होनी चाहिए कि जो स्पर्म है वो डेली नहीं बनता है, बनता डेली है लेकिन उसको मैच्योर होने में वक्त लगता है। तो ये स्पर्म को क्या करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए समझिए, अब ये जो देखिएगा, अब ये जो स्पर्म है ये कब बनना शुरू होता है। तो अगर हम आपसे कहें कि स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया होती है, एक अवस्था होती है उसकी, जिसको हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी यानी कि यौना अवस्था होती है। इस अवस्था जो होती है वो होती है 12 से 13 वर्ष, यानी इसके पहले जो पुरुष होते हैं उसमें स्पर्म का निर्माण नहीं होता है। अब 12 से 13 वर्ष के जैसे ही कोई लड़का होता है तो देखेंगे कि उसमें दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाता है, उसका जो आवाज होता है भारी होना शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें जो एक हार्मोन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, उसकी मात्रा क्या होती है, तो उसकी मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे क्या होता है, उसका आवाज भारी होने लगता है। थोड़ा सा समझिएगा, तो प्यूबर्टी के समय क्या होता है, जो कि 12 से 13 वर्ष का है, 12 से 13 वर्ष का है, उसमें स्पर्म बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब बात रहा कि स्पर्म बनने में कितना वक्त लगता है, मिनिमम कितना वक्त लगता है। तो दोस्तों स्पर्म बनने में जो वक्त लगता है वह लगता है लगभग 72 से 74 दिन का वक्त लगता है। यानी कि स्पर्म बन करके उसे पूरी तरह मैच्योर होने में यानी कि परिपक्व होने में जो वक्त लगता है वह लगता है 72 से 74 दिन का, यानी कि बहुत ही लंबा समय लगता है। अब एक बात समझिए कि जब कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं संभोग करता है, तो जब संभोग करता है तो क्या होता है कि उसके पेनिस से, यानी कि ये जो उसका पेनिस है, यहां से देखिएगा, ये उसका जो पेनिस है उससे क्या होगा, तो वीर्य निकलता है। अब वीर्य कितना निकलता है एक बार में, तो बता दें कि एक बार में जो वीर्य निकलता है वो निकलता है 3 से लेकर के 3.5 ml सीमेन निकलता है। तो दोस्तों देखिए, अब 3 से 3.5 ml जो सीमेन है, ये इसका जो अमाउंट है, देखिए इसका जो अमाउंट है ये कम नहीं है। अब इसमें अगर हम स्पर्म की बात करेंगे तो स्पर्म की मात्रा बहुत अधिक होगी। यहां पर तो आपको 10% दिख रहा है, लेकिन इसका जो एक्चुअल नंबर की बात करेंगे तो बहुत अधिक होगा। जैसे कि देखिएगा, इसमें 200 से लेके 400 मिलियन स्पर्म, यानी कि ये जो अमाउंट बहुत बहुत अधिक है। और लगभग हम बात करेंगे तो 1 मिलियन, अगर 1 ml, नॉट मिलियन, 1 ml अगर सीमेन निकलता है तो उसमें जो शुक्राणु की संख्या होगी लगभग 120 मिलियन हो सकती है। एक और बात समझने का प्रयास कीजिएगा, ये 200 से 400 मिलियन स्पर्म निकलते हैं, लेकिन सबसे खासियत वाली बात यह है कि इसमें से केवल एक ही स्पर्म क्या कर सकता है, तो अंडाणु को निषेचित कर सकता है, जबकि बाकी सभी स्पर्म क्या होते हैं, तो ये मर जाते हैं यानी कि नष्ट हो जाते हैं। एक और बात सबसे महत्वपूर्ण कि क्या होता है जब कोई पुरुष, देखिएगा, जब कोई पुरुष सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रक्रिया करता है और अगर उसका जो वीर्य है वो फीमेल के यानी जो मादा है उसके प्रजनन मार्ग में ही निकल गया, यानी जो इजाकुलेशन हुआ वो मादा के प्रजनन मार्ग में ही हो गया, बाहर नहीं हुआ, ठीक है, तब होता यही है कि स्पर्म उसके अंदर गया। अब वो स्पर्म क्या करेगा, तो लगभग 3 दिन तक या 3 से 5 दिन तक उसका इंतजार करेगा कि अंडाणु कैसे आए और ये जाकर के उसको निषेचित करे। लेकिन होता क्या है दोस्तों, अगर ओवम का निषेचन ये नहीं कर पाता है तो 3 से 5 दिन में इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि इजाकुलेशन के बाद जो शुक्राणु होते हैं उसका जो जीवन काल होता है वो होता है लगभग 3 दिन का। एक और बात महत्वपूर्ण है कि स्पर्म के निर्माण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं वो है LH और FSH। LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH यानी कि इसको हम लोग कहते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक और बात समझिएगा साथियों, यहां पे आप देख पा रहे हैं ना कि कहीं भी स्पर्म के स्टोर करने का जगह ही नहीं है। इतने सारे ऑर्गन्स हैं लेकिन कहीं भी स्पर्म को स्टोर करने का जगह नहीं है। तो अगर आप जानिए, अगर स्टोर करने का जगह नहीं है, अगर इसकी मात्रा बढ़ती जाए तो उसको तो बाहर निकलना है। तो इसीलिए क्या होता है कि कभी कभी कोई व्यक्ति क्या करता है, जैसे सेक्सुअल
वीडियोज हो गए या सेक्सुअल फोटोज हो गए या किसी प्रकार से जो सेंसिटिव फोटोज देख लेते हैं या वीडियोज देख लेते हैं, तो होता क्या है कि उनके अंदर ये जो हार्मोन लेवल है उसमें थोड़ा सा उथल पुथल हो जाता है। क्या होता है साथियों? उथल पुथल हो जाता है। और क्या होता है कि ये जो स्पर्म्स हैं एक्सेस मात्रा में हो जाने से ये नाइटफॉल के रूप में बाहर निकलते हैं। लोग इसे क्या कहते हैं, नाइटफॉल यानी कि एक बीमारी की तरह लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ये बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल होता है। और एक बात समझिएगा, अगर लगातार होने लगे तो इसको हम लोग बीमारी के रूप में कह सकते हैं। इसे अगर लगातार होने लगे तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। बट जो नाइटफॉल होता है जिसको हम हिंदी में स्वप्न दोष कहते हैं, तो एक बात समझिए, स्वप्न दोष एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ये हो सकता है। तो दोस्तों इसमें हमने स्पर्म को, कैसे स्पर्म बनता है, इसका जीवन काल क्या होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है, इसको हमने बताने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कर दें।